नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से गलत नक्शा लगाए जाने पर भारत ने जताया है विरोध। एससीओ की समिट से एनएसए अजीत डोवाल ने मीटिंग छोड़कर दी चेतावनी। जी हां, दरअसल बड़ी खबर निकल के आ रही है जानेगी कि कैसे पाकिस्तान ने एक बार फिर से गलत नक्शा पेश किया, जिसके बाद एनएसए अजीत डोवाल ने बीच में ही मीटिंग छोड़कर विरोध जताया। वहीं दूसरी बड़ी खबर जानेंगे एलएसी पर घुसपैठ में मिली मात से चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का भविष्य हुआ खतरे में। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, कभी भी लिया जा सकता है इस्तीफा। तो वही तीसरी बड़ी खबर जानेंगे, चीन को हराकर संयुक्त राष्ट्र महिला स्थित आयोग का सदस्य बना भारत। चीन को तीसरी बड़ी पटखनी दी है भारत ने। बड़ी अपडेट इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो वही पाकिस्तानी एयरफोर्स का फाइटर जेट हुआ क्रैश। जी हां, बाल बचाव पायलट वही नेपाल की धरती पर किया कब्जा। अब भारत के खिलाफ बच्चों के दिमाग में जहर घोल रहा है ओली। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें फटाफट जाने के, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये देश न केवल कोविड-19 को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देगा और पूरी तरीके से भारत पीओके के कब्जे में एक दिन होगा इंडियन आर्मी के साथ, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि कल एससीओ समिट में पाकिस्तान ने दिखाया दोगला चरित्र। गलत नक्शा अपना लगाकर पीछे बैठा था। भारत ने जताया विरोध। एनएसए अजीत डोवाल ने बीच में ही मीटिंग छोड़कर जताया विरोध। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से बैकड्रॉप में गलत नक्शा लगाए जाने की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कल एससीओ की हो रही वर्चुअल मीटिंग से एनएसए अजीत डोवाल ने क्विट कर दिया। भारत मेजबान ने रूस को वजह बताकर मीटिंग छोड़ी और पाकिस्तान की सरकत को बैठक के नियमों के खिलाफ बताया है। लेकिन ये आपको बता दें कि इस मीट से बड़ी खबर यह है कि इस एससीओ समिट को फिलहाल रूस मेजबानी कर रहा था और रूस ने फिलहाल इस पर भी नाराजगी जताई है जिस तरीके से पाकिस्तान ने पीछे अपना झंडा लगाया। दरअसल इसमें ऑफिशियली होता यह है कि सभी देश अपने पीछे अपना झंडा लगाते हैं। जी हाँ, अगर आप कभी भी इंडिया को देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के पीछे इंडिया होता है किसी भी दूसरे देशों के साथ बात करते हुए वर्चुअल मीटिंग के दौरान। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने एक नीचताना हरकत कर दिया और पाकिस्तान ने यहाँ पर अपने झंडे को लगा दिया। जी हाँ, झंडे को न लगाकर उसने पूरे मैप को लगा दिया है और यही कारण है कि वहाँ पर बवाल मच गया, जिसके बाद एनएसए अजीत डोवाल ने फिलहाल रूस के अपने समकक्ष एनएसए से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने उस मीटिंग को क्विट कर दिया और चीन को लहजे भरे चेतावनी भी दी। लेकिन आपको बता दें कि इसमें अजीत डोवाल ने हटकर बेहद अच्छा काम किया, क्योंकि अगर अजीत डोवाल उस समय बैठे रहते और उस नक्शे को देखते तो ऐसे में आने वाले समय में उस नक्शे को लेकर यही सबके बीच एक मैसेज जाता कि आप उस समय विरोध क्यों नहीं किया। दरअसल उस नक्शे में आपको बता कि पाकिस्तान ने एक काराना हरकत करते हुए गुजरात के कुछ इलाकों और पूरे जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा बताया था और उसी नक्शे का विरोध एनएसए ने तत्काल बिना सोचे समझे उन्होंने कर दिया, जिसका कहीं न कहीं पाकिस्तान को फिर से बैकफुट पर जाना पड़ा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि एलएसी पर घुसपैठ में मिली मात से चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का भविष्य खतरे में। रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल अमेरिकी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर घुसपैठ की घटना ने जिनपिंग के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन द्वारा भारतीय सैनिकों को एलएसी पर पीछे धकेलने में विफल होने रहने से पता चलता है कि जिनपिंग की भयभीत करने की क्षमता कमी आई है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड पत्रिका में एक वकील और टिप्पणी गार्डन सी जांग द्वारा लिखित एक लेख में कहा गया है कि एलएसी के क्षेत्रों में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के असफल घुसपैठों के चलते चीनी राष्ट्रपति का भविष्य खतरे में पड़ गया है। चांग ने लिखा है कि जिनपिंग भारत के खिलाफ इन आक्रामक कदमों के वास्तुकार थे, लेकिन चीनी सैनिक जिनपिंग के मंसूबों को कामयाब करने में अप्रत्याशित रूप से फ्लॉप हो गई। एलएसी पर चीनी सेनाओं की विफलताओं के दूरगामी परिणाम होंगे और जिनपिंग अब सशस्त्र बलों में विरोधियों की जगह अपने वफादारों को पद पर काबिज कर रही है। लेकिन यहाँ पर इसके बावजूद हमें चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग पर बड़ा डेंट लग गया है, जो कि आने वाले समय में उनके पद पर बन सकती है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि चीन की करारी हार हुई, संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य बना भारत। जी हाँ,
दरअसल चीन पर जारी तनाव के बीच भारत ने सोमवार को चीन को बड़ी पटखनी दी है। चीन को संयुक्त राष्ट्र निकायों में महत्वपूर्ण उलटफेर का सामना करना पड़ा। वहीं भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिला स्थित आयोग का सदस्य चुन लिया गया है। इस महत्वपूर्ण चुनाव में भारत ने चीन को हराकर आयोग की सदस्यता हासिल की। महिलाओं की स्थिति पर आयोग CSW मुख्य वैश्विक अंतर सरकारी निकाय जो वैश्विक निकाय लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करता है। CSW संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने ट्वीट करके ये बड़ा ऐलान किया। भारत ने प्रतिष्ठित ICOS निकाय में सीट जीती। भारत को महिला कमीशन ऑन स्टेट फॉर वुमेन का सदस्य चुना गया। ये लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता का परिणाम है। हम सदस्य देशों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का फाइटर जेट हुआ अचानक क्रैश, बाल बचे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट का फाइटर जेट F-70 मंगलवार को अटॉक में अचानक क्रैश हो गया। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान का फाइटर जेट कुछ ज़्यादा ही क्रैश हो रहा है। माना जा रहा है कि ये सारे फाइटर जेट चीन से लिए गए हैं और वो भी उधार पे, और चीन ने फाइटर जेटों को रंगाई पुताई करके पाकिस्तान को नाम बदल कर दे दिया है। और इस वजह से चीन के पाकिस्तान के पास जितने भी आज के डेट में फाइटर जेट प्लेन हैं वो पूरी तरीके से फ्लॉप हैं। और अगर उनका प्रयोग कहीं ना कहीं सच में किया जाएगा तो उस दिन पाकिस्तान को इसकी औकात पता चल जाएगी कि चीन का सामान कितना चलता है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है जहाँ पर ड्रैगन का देश डूब रहा है। आने वाले समय में चीन मारे ही मर जाएगा। इसलिए अब दुनिया के तमाम देशों से फ़ोन पर बात कर रहा जिनपिंग अकेला पड़ गया है पूरा तरीके से जिनपिंग। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच LAC को लेकर जारी विवाद में जिनपिंग सरकार और चीन को खुद फंसा जा रहा है। जब से चीन लद्दाख में भारतीय सीमाओं के पास घुसपैठ करने और क्षेत्रीय कब्जा जमाने की मंसूबे के तहत साजिश करनी शुरू की, तब से वो भारतीय सैनिकों से लगातार हार रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अलग थलग हो गया है। भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश चीन के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। ऐसे में वो चीन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि चीन के कई देशों से विवाद में घिरा है। इस बीच भारत के साथ LAC विवाद में अलग हांगकांग, ताइवान और साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी से उनके रिश्ते अन्य देशों से भी खराब हो गए हैं। कोरोना को लेकर दुनिया भर में आलोचना झेल रहा चीन इन मुद्दों की तरह घिर गया है और अब हालात सुधारने पर विश्व पटल पर बिगड़े रिश्ते मजबूत करने के लिए जिनपिंग सरकार जुट गई है। छात्रों के ऐलान के लिए आपको बता दें कि आगे बढ़ी है। लेकिन यहाँ पर चीनी राष्ट्रपति कल खुद जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से फ़ोन बात की है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के कई नेताओं के साथ जिनपिंग ने फ़ोन पर बातचीत कर अपना पक्ष रखा है। कहा जा रहा है कि बातचीत चीनी राष्ट्रपति इसलिए बातचीत कर रहा है क्योंकि भारत ने जिस तरीके से कूटनीतिक चाल चली और चीन अलग थलग पड़ता गया अपने अड़ियल रवैये से, उससे कहीं ना कहीं चीन के खिलाफ एक दुनिया भर में ज़बरदस्त माहौल बना है। और इसी को देखते हुए फिलहाल चीन ने ये नया पैंतरा निकाला है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि मानवाधिकार पर चीन के खराब रिकॉर्ड को देखते हुए जर्मनी ने लिया बड़ा कूटनीतिक फैसला। दरअसल चीन को एक और बड़ा कूटनीतिक झटका देखते हुए जर्मनी ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के साथ कानून के शासन को बढ़ावा देने के लिए मजबूत संबंध बनाए रखने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी ANI ने निक्केई एशियन रिव्यू के हवाले से कहा है कि जर्मनी ने यह कदम चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर एशियन देशों पर आर्थिक निर्भरता पर यूरोप के चिल्ला व्यक्त करने के बाद उठाया गया है। दरअसल पिछले 4 महीनों में पूर्वी लद्दाख में LAC पर आमने सामने कई स्तरों पर बातचीत के बाद भी मुद्दा लद्दाख में नहीं सुलझ पाया है। और इस बीच मानवाधिकार ने चीन के पूरी तरीके से जो खास करके चीन का जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मानवाधिकार आयोग ने चीन के इस ट्रैक रिकॉर्ड को पूरी तरीके से नेगेटिव में डाल दिया है, जिसके बाद अब तमाम देशों ने फिलहाल अब चीन को बायकॉट करने की कोशिश कर दी है, जिससे चीन की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि चीन का इरादा क्या है। अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा पर ड्रैगन बढ़ा रहा है सैनिकों की गश्त। भारत हुआ मुस्तैद, अलर्ट पर भारतीय सेनाएं। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का कर दिया ऐलान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि चीन लगातार एक के बाद एक खुरापात में जुट चुका है और इस बीच लद्दाख में मुंह की खाने के बाद अरुणाचल प्रदेश की तरफ वो कदम बढ़ा दिया है। हालांकि यहाँ पर भी मुंह की ही खाने वाला है।
लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक चीन अरुणाचल प्रदेश में अपने कई जगहों पर PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को लगा दिया है। इसके साथ ही कई निकट क्षेत्र पूर्ववर्ती क्षेत्र में उसने सैनिकों की संख्या को तेजी के साथ बढ़ा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में भारतीय सुरक्षा बल असफलता क्षेत्र के सामने क्षेत्रों में भी चीन सैन्य आवाजाही पर कड़ी नज़र रख रहे हैं और चीन के हर एक चीज़ों को ट्रैक किया जा रहा है। चीनी सेना कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, क्या कर रही है, वो सब कुछ भारतीय सेनाएं उस भारतीय सेनाओं की रडार में है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर भारत चीन तनाव के बीच सेना लद्दाख में लंबी सर्दियों के लिए है तैयार। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच सेना ने लद्दाख में लंबी सर्दियों के लिए पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल आपको बता दें कि गर्मी प्रदान करने वाले उपकरणों और जलवायु अनुरूप कपड़ों और भीषण सर्दी से रक्षा करने वाले तंबुओं, ईंधन पर सभी आवश्यक चीज़ें अग्रिम मोर्चे पर पहुंच चुकी हैं। लद्दाख क्षेत्र में सर्दी के मौसम में तापमान शून्य से काफ़ी नीचे चला जाता है और महीनों तक देश के शीर्ष हिस्सों से कटा रहता है, क्योंकि भारत और चीन की सेनाएं बीच तनाव कम होने का संकेत नहीं है। ऐसे में दोनों पक्षों ने भारी संख्या में अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा रखी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है कि यहाँ पर भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी चीन से पीछे हटने को राजी नहीं है और चीन से पीछे हटने के लिए उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और लंबी सर्दियों में तैयार रहने का भी ऐलान कर दिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर रेलवे को लेकर केंद्र की बड़ी घोषणा। 21 सितंबर से चलेंगी 20 जोड़ी क्लोन ट्रेन, वेटिंग टिकट पर मिलेंगे कन्फर्म बर्थ। जी हाँ, दरअसल केंद्र सरकार ने रेलवे यात्रियों की सुविधाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि ट्रेनों के सबसे ज़्यादा व्यस्त रूट्स पर 21 सितंबर 2020 से 20 जोड़ी क्लोन ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है। ये क्लोन ट्रेनें पूरी तरीके से आरक्षित होंगी और ये पहले से तय समय पर चलेंगी। इनकी रफ्तार मुख्य ट्रेनों से ज़्यादा होगी। इसके साथ ही स्टॉपेज भी मुख्य ट्रेनों के मुकाबले कम ही होंगे। इसमें दोनों ट्रेनें आखिरी स्टेज पर करीब करीब एक साथ ही समय पर पहुंचेंगी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर लोकसभा में वेतन कटौती बिल पास। 1 साल तक सांसदों की सैलरी 30% कट कर मिलेगी। दरअसल कोरोना महामारी के कारण लोकसभा में मंगलवार को सांसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन विधेयक 2020 पास हो गया है। इसके तहत 1 साल तक सांसदों की सैलरी 30% तक कट कर मिलेगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को ये बिल लोकसभा में पेश किया था। हालांकि लोकसभा में ज़्यादातर सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया, लेकिन उनकी ये मांग थी कि सरकार सांसद निधि में कटौती ना करे। दरअसल लोकसभा में महाराष्ट्र के निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा ने कहा है कि कृपया हमारी सैलरी ले लें, लेकिन MP लैंड फंड में कटौती न करें। कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव के कारण केंद्रीय कैबिनेट ने अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री समेत सभी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की सैलरी में 30% की कटौती की थी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, जहां पर US इलेक्शन 2020 राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रतिद्वंदी बिडेन पर लगाया ड्रग्स लेने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका में इस साल के अंत में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वाक युद्ध तेज हो गया है। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा है कि उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बिडेन ने बहस में अपना प्रदर्शन बेहतर करने के लिए ड्रग्स का सेवन किया है। ट्रंप ने यह आरोप एक समाचार चैनल के दिए इंटरव्यू के दौरान लगाया है। फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि डेमोक्रेटिक प्रमुख सत्र की बहस के दौरान बिडेन के प्रदर्शन में उन्होंने अजीब बदलाव देखा है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में जब कई डेमोक्रेट प्रत्याशी मंच पर थे तभी बिडेन का प्रदर्शन बेहद खराब था, लेकिन बाद में 1-on-1 बहस में उनका प्रदर्शन ठीक था। इस तरीके से उन्होंने ड्रग्स लेकर अपनी बोलचाल की थी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी राज्य निर्वाचन आयोग ने किया कंफर्म, इस साल नहीं होंगे पंचायत चुनाव। जी हाँ, यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बाबत मंगलवार को विस्तृत जानकारी और कार्यक्रम जारी किया। राज्य निर्वाचन आयोग मनोज कुमार की ओर से जारी इस कार्यक्रम के अनुसार आगामी 1 अक्टूबर से बूथ लेवल ऑफिसर BLO घर घर जाकर वोटर लिस्ट की जांच करेंगे। 29 दिसंबर को वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। ऐसे में अब कंफर्म हो गया है कि इस साल पंचायत चुनाव नहीं होंगे। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का ये अभियान करीब 3.5 महीने चलेगा। अभियान के तहत पहले
पंचायत चुनाव यानी वर्ष 2015 के बाद से 1 जनवरी 2021 तक 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले ग्रामीण युवाओं को पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में नए वोटर के रूप में दर्ज किया जाएगा। यह जो कि बड़ी एक खबर निकल के आ रही है। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का चौंकाने वाला ब्राह्मण कार्ड। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के समय से ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़ती पैठ पर अब सीएम ममता बनर्जी को हैरान हो चुके हैं। बीजेपी राज्य में पूरी तरीके से आक्रामक मुद्दा और यहाँ पर टीएमसी सरकार की छवि हिंदू विरोधी हो चुकी है। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और तीसरी तरफ बीजेपी। तो कहीं ना कहीं अपने आप में अब टीएमसी घिर चुकी है ममता बनर्जी की पार्टी। ममता बनर्जी की पार्टी को स्पष्ट इस समझ में आ चुका है कि जो हमारा वोट बैंक है वो कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस ले जा रहा है, जबकि जो कट्टर हिंदुत्व का वोट है वो बीजेपी ले जा रही है। और यहाँ पर इस बार ममता बनर्जी की करारी हार होती दिख रही है। ऐसे में ममता ने सनातनी ब्राह्मणों को लेकर 1000 रुपये पर मंथ देने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने एक घर भी देने का ऐलान किया। ऐसे 8000 सनातनी पंडित पुजारी ब्राह्मण हैं जिनमें से 1000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और उनको एक घर देने का ममता सरकार ने ऐलान किया ताकि वो जो उनकी हिंदू विरोधी छवि है उसको बदल सके। लेकिन दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। क्या ममता बनर्जी को इन सब चीज़ों से फ़ायदा होगा? हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। लोकसभा में बसपा ने उठाई यूपी को 4 हिस्सों में बांटने की मांग। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के बंटवारे को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो चुकी है। लोकसभा मंगलवार को यूपी के 4 हिस्सों में बांटने की मांग उठी है। दरअसल सांसद मलूक नगर ने कहा है कि सिर्फ खुशहाली आएगी बल्कि दलित और पिछड़े को भी मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिलेगा। बसपा के मलूक नगर से शून्यकाल के दौरान इस विषय को उठाते हुए 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने यूपी को 4 भागों में बांटने के लिए एक प्रस्ताव पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजा था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा नागर ने कहा है कि राज्य में बंटवारे में दलितों और अकालियों के लिए कई रास्ते खुल जाएंगे, इसलिए सरकार को चाहिए कि फ़िलहाल एक यूपी में ही यूपी के 4 हिस्से किए जाने चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप भी यूपी के 4 हिस्से होना देखना चाहते हैं या फिर बसपा के इस प्रस्ताव को खारिज करते हैं? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बिहार से निकल के आ रही जहां पर एनडीए में घट सकता है चिराग पासवान का हिस्सा। एलजेपी को पिछली बार से मिल सकती हैं कम सीटें। दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को भले ही औपचारिक ऐलान ना हुआ, लेकिन सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सहयोगी दलों के बीच अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है और न ही कोई फॉर्मूला सामने आया है। हालांकि जेडीयू और जीतन राम मांझी के एनडीए में वापसी के बाद एलजेपी का कद घटता और राजनीतिक समीकरण गड़बड़ाता नजर आ रहा है। पिछले चुनाव के मुताबिक एलजेपी को इस बार कम सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार फिलहाल उनको 30 सीटें ही मिल सकती हैं। हालांकि देखने की बात होती है आने वाले समय में कितना मिलता है, लेकिन अभी भी एलजेपी ने 42 सीटों की मांग रखी है और 42 सीटों पर चुनाव लड़ने का उनका ऐलान किया जा रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि देश भर में कोविड-19 के जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो लगभग 50 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 50,17,000 करीब आंकड़े हो गए, जबकि मृतकों की संख्या 82,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। इस बीच स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 39,39,000 को पार कर गया है, जबकि 9,96,000 से ज़्यादा लोग अभी भी एक्टिव केसेस हैं। मृतकों की संख्या दुनिया भर में आंकड़े बात करें तो 2,92,98,000 के आंकड़े पार कर गए हैं, जबकि अगर हम मृतकों की संख्या की बात करें तो 9,28,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। यूनाइटेड स्टेट में 65,65,000 कन्फर्म केसेस तो 1,94,000 करीब लोगों की मौत हो गई, जबकि इंडिया में 45,30,000 कन्फर्म केसेस तो 80,000 के करीब लोगों की मौत हो गई, जबकि ब्राज़ील में 43,49,000 कन्फर्म केसेस तो 1,32,000 करीब लोगों की मौत हो। तो दुनिया भर में ये कोविड-19 के आंकड़े हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।